हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट टॉपिक से मार्च मंथ के, और ये हमारा पार्ट 2 रहेगा वीडियो का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। एंड हमारे पार्ट 1 वीडियो को भी जरूर जाके देखिएगा, उसमें भी मार्च 1 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है, कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी। एंड डेली अपडेट होता है, आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट,
जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम पहली रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है डाउन टू अर्थ मैगजीन के द्वारा पोस्ट की गई स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2021 की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार एक डाटा आया है कि 375 मिलियन चिल्ड्रन इफेक्ट होंगे आपके हेल्थ रिलेटेड इशू से, क्योंकि कोविड-19 फैला। इससे क्या होगा, अब लॉकडाउन लगा, कई बच्चों को तो ओवरवेट की दिक्कत हो जाएगी, ओबीज हो जाएंगी, उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। हमने लास्ट पार्ट 1 में डिस्कस करा था कि काफी सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एक मील जो उनको स्कूल में मिलती थी अब वो बंद हो गई है। तो उससे क्या होगा, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। उससे क्या होगा कि उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उनकी बॉडी की जो शरीर को बेसिक रिक्वायरमेंट होती है खाने की वो नहीं मिल पाएगी। तो उससे क्या होगा, बहुत सारी डिजीज फैलेंगी। इवन अगर किसी को कोरोना हुआ है तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म में उनकी बॉडी को काफी इफेक्ट कर रहा है। हम भी जो रिसर्च डाटा सामने आ रहा है कि लंग्स पर और आपके लिवर पर, बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। अब जैसे ब्लैक फंगस आ रहा है, येलो फंगस आया, तो ये सारी भी फंगस आई जा रही है। तो एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार बोला गया कि 375 मिलियन चिल्ड्रंस को इफेक्ट करेगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर हम डाटा देखें, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ एनवायरमेंट ऑफ 2021 एनुअल रिपोर्ट जो कि रिलीज की गई डाउन टू अर्थ मैगजीन के द्वारा इन एसोसिएशन विद किसके साथ मिलकर, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, इंडिया इज सेट टू बिगिन अ पेंडेमिक जनरेशन ऑफ 375 मिलियन चिल्ड्रन, जो कि 0 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनको सफर क्या होंगे, लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट्स ऑफ सच एज अंडरवेट हो सकते हैं वो, क्योंकि बहुत जो प्रॉपर खाना नहीं मिला। कुछ लोग जो सिर्फ बैठे रहे हैं पेंडेमिक में, उन्होंने कोई एक्सरसाइज ही नहीं की क्योंकि बाहर नहीं जा पा सकते थे। उसकी वजह से क्या होगा, उन्होंने बस बैठ के खाया है, कोई एक्सरसाइज नहीं हो पाई। उससे क्या होगा, ओवरवेट हो जाएंगे, ओबीस हो जाएंगे, वो भी आगे एक हेल्थ इशू होगा। फिर स्टंटिंग, इंक्रीज इन चाइल्ड मोर्टेलिटी, लॉस इन एजुकेशन एंड वर्क प्रोडक्टिविटी ड्यू टू पेंडेमिक। स्कूल बंद हो गए, कई बच्चों के क्या हमने डाटा देखा कि शादी भी होने वाली है, चाइल्ड मैरिज भी बढ़ रहा है। तो ये सारी इफेक्ट करेंगे बच्चों को। Over 500 million children have been forced out of school globally, with India accounting for 50% of such children. टोटल वर्ल्ड की बात करें तो 500 मिलियन चिल्ड्रन फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल से निकल गए हैं। उसमें से 50% मतलब 250 मिलियन तो इंडिया से ही हैं। तो कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है इंडिया पे, ये देखिए आप। 115 मिलियन पीपल में गेट पुश्ड इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय पेंडेमिक, मतलब 115 मिलियन लोग तो पॉवर्टी में चले जाएंगे पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि रोजगार खत्म हो गए हैं। और इसके अलावा एक चीज और याद रखिए, अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इंडिया की रैंक रही 117 इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट आउट ऑफ 192 नेशंस। ठीक है, इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, तो हमारा पॉल्यूशन बहुत ज्यादा एक इशू रहता है। तो अगर हम सबसे पहले एयर पॉल्यूशन की बात करें तो 2019 में 1.7 मिलियन इंडियन लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ दिस वाज 36,000 मिलियन यूएस डॉलर, विच इज इक्विवेलेंट टू 36% ऑफ इंडियन जीडीपी के इक्विवेलेंट है ये जो इकोनॉमिक कॉस्ट थी इसकी। इट हाईलाइटेड द नीड्स फॉर व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। बाय 2020 अराउंड 20 मिलियन व्हीकल विल बी रीच्ड एट द एंड ऑफ देयर लाइफ। मतलब जैसे इंडिया में आपने देखा है, दिल्ली में 10 साल से ज्यादा व्हीकल, 15 साल से ज्यादा व्हीकल हो गई, इनको क्या है, मान्यता नहीं मिलती है, फिर तो वो स्क्रैप हो जाती है। तो 2025 तक देखा जाएगा कि 20 मिलियन व्हीकल अपने एंड उस पर आ जाएंगी। फिर अगर वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं, इट स्टेटेड दैट जल जीवन मिशन टारगेट टू इम्प्रूव provide drinking water to all the rural households by 2024 needs to focus on making water resources sustainable, recharge of groundwater and rain water harvesting। मतलब पानी को जो जल जीवन मिशन का है क्या है कि 2024 तक जो रूरल हाउसहोल्ड्स हैं उनको पानी प्रॉपर मिल सके। उसमें हमने लास्ट वीडियो में एक रिपोर्ट और देखी थी कि कितनी सारी पॉपुलेशन अभी ऐसी है कि जिसको प्रॉपर वाटर ही नहीं मिल रहा है ताकि वो अपनी डेली नीड्स को पूरा कर सकें। ठीक है, तो अब क्या जल जीवन मिशन क्या कह रहा है कि हम रूरल हाउस होल्ड्स में 2024 तक फोकस करेंगे कि जो हम बेसिक वाटर प्रोवाइड कर सके, ग्राउंड वाटर उनको दे सके। हम अगर बारिश हो रही है तो उस वाटर को कलेक्ट करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड से उन्हें प्रोवाइड कर सके।
सिंस 2014-15 इंडिया हैज स्पेंट अराउंड 34% ऑफ मनरेगा, जो कि है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, आप इसमें नेशनल रूरल एक्ट ऐड कर सकते हैं। फंड्स ऑन वाटर रिलेटेड वर्क्स विच हैज लेड टू क्रिएशन ऑफ अराउंड 11 मिलियन एसेट्स इन 500,000 विलेजेस। ड्यूरिंग द पेंडेमिक देयर वॉज no significant improve in the water quality of Indian rivers. River Ganga ran even more dirtier during COVID-19 period. जो लोग कह रहे थे कि गंगा का पानी साफ हो गया, बट इस रिपोर्ट के अनुसार रिवर जो गंगा का पानी और डर्टी हो गया था ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड। अभी हमने देखा कि इवन डेड बॉडीज को भी आपको गंगा में ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि जलाने की जगह नहीं थी, इतनी ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग लिस्ट में इंडिया के 12 इंडियन इंस्टीट्यूट को नाम आया है। एंड जो ये रिपोर्ट, ये जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली जाती है, इसको बोला जाता है, जिनके द्वारा निकाली जाती है वो है क्वाक्वेरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्वाक्वेरेली साइमंड्स, ये आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो निकलती है इंपॉर्टेंट रहती है। और इस बार इंडिया में पहले 8 यूनिवर्सिटीज आती थी, लेकिन इस बार अब 12 यूनिवर्सिटीज इसमें ऐड हुई हैं। अगर जो 12 यूनिवर्सिटीज ऐड हुई हैं उनके बारे में देखें, वो है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, खड़गपुर, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम अहमदाबाद, जेएनयू, अन्ना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को ऐड किया गया। ठीक है, और ये जो आपकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी क्वाक्वेरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी ना, इसको वर्चुअली एड्रेस किनके द्वारा किया गया था? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो कि हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। फिर बात करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग बनाई क्यों जाती हैं। ये बनाई जाती हैं 21 डिसिप्लिन के बेसिस पे, ग्रुप्ड इनटू 5 ब्रॉड सब्जेक्ट एरियाज टू हेल्प प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मान ले आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड करते हैं एंड आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना है, आपसे एंड्रॉयड की एप्स बनानी है, तो ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये बताती है कि पर्टिकुलर फील्ड में कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है एंड किस यूनिवर्सिटी में आपको पर्टिकुलर कोर्स का बेस्ट मिलेगा कि आप वहां पे जाके अपना बेस्ट कोर्स इस फील्ड में सीख सकते हैं। ठीक है, फॉलोइंग दैट, फिर अगर हम बात करें क्वाक्वेरेली साइमंड्स इसकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की कि ये रैंकिंग जो प्रोवाइड करता है क्या है ये, इसका लंदन सबसे पहले लंदन यूके में हेडक्वार्टर। फिर इट इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज एनालिटिक्स एंड इनसाइट टू द ग्लोबल हायर एजुकेशन सेक्टर। इट इज़ प्रोवाइडिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिंस 2004। इससे रिलेटेड अगर हम कुछ डाटा देखें, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2021 की रैंकिंग देखें तो इंडिया की जो रैंक रहने वाली है वो है 85। ठीक है, वीजा स्कोर ऑफ 58। ये रिपोर्ट जो होती है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिलीज की जाती है हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा। द वीजा स्कोर जो होता है ना आपका 58, ये सिग्निफाई करता है कि इंडियंस अगर किसी दूसरी कंट्री में तो जाते हैं तो उनको वीजा ऑन अराइवल कितनी कंट्रीज पे मिल जाएगा। तो 58 कंट्रीज को इंडियंस को 58 कंट्रीज पे वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। और जो इंडिया की रैंक है 85th, ये शेयर की थी तजाकिस्तान ने। In accordance with the 10th edition of the report titled Global Corruption Barometer Asia 2020, करप्शन वॉचडॉग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये रिलीज की गई एंड बताया गया कि इंडिया में हाईएस्ट ब्राइबरी रेट है कितना, 39% एशिया का। टोटल एशिया में आप देखें तो इंडिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्राइबरी रेट रहता है। और एक और डाटा आया कि इसमें 46% ना अपने पर्सनल कनेक्शन को यूज करते हैं बेसिक सर्विसेज, जो बेसिक पब्लिक सर्विसेज होता है उनको कराने के लिए। तो काफी हाई ब्राइबरी रेट है इंडिया का, और एशिया में तो हाईएस्ट ब्राइबरी रेट आ जाता है। ऑलराइट, तो ये क्वाक्वेरेली साइमंड्स यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग होती है, इसमें अब क्या था, इंडिया से 12 इंस्टीट्यूट आए थे टॉप 100 यूनिवर्सिटी लिस्ट में। 12 इंस्टीट्यूट आए थे जहां पे पहले 8 आते थे। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करके जरूर चलिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे B2C ई कॉमर्स इंडेक्स की, मतलब बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही 72 एंड इस इंडेक्स में जिसने टॉप किया वो है स्विट्जरलैंड। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि ये इंडेक्स रिलीज कौन करता है? ये रिलीज किया जाता है अंकटाड के द्वारा, UNCTAD के द्वारा। ऑलराइट, अगर हम इससे रिलेटेड देखें कुछ कि UNCTAD B2C बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 स्पॉटलाइट ऑन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, इसमें जो इंडिया की रैंक रहेगी 71 रहेगी, टोटल 152 कंट्रीज थी। एंड इंडिया की रैंक 2019 में जो रही थी वो थी 75, और अभी 2020 में रैंक हो गई है इंडिया की 71, तो इंप्रूव हुई है।
द इंडेक्स मेजर्स इंडियाज इकोनॉमिक प्रिपेयर्डनेस टू सपोर्ट ऑनलाइन शॉपिंग वेयर B2C stands for business to customer. UNCTAD is an acronym for, इसकी फुल फॉर्म बताई गई है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होती है, ये तो पता ही आप सबको. फिर द इंडेक्स हैज बीन टॉप्ड बाय स्विट्जरलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम विच वाज सरपास्ड बाय द नीदरलैंड. ठीक है, अगर हम बात करें तो पहले उस पे कौन है आपका स्विट्जरलैंड, दूसरे पे नीदरलैंड, तीसरे पे डेनमार्क, चौथे पे सिंगापुर एंड पांचवें पे यूनाइटेड किंगडम. फिर अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की, ऑनलाइन शॉपिंग वाज एस्टिमेटेड एट $4.4 ट्रिलियन बाय 2018. ये 7% बढ़ गई 2017 में से. ठीक है, मतलब $4.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो. बस कि इतना पैसा वहां पे रेवेन्यू डेली का लेन देन हो रहा है, इन डेली का नहीं पूरे साल में 2018 में. फिर 2019 की बात करें तो एस्टिमेटेड ऑफ 1.5 बिलियन पीपल या फिर 27% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एज्ड 15% ईयर और ओल्डर शॉप्ड ऑनलाइन. इतने लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की 2019 में. ठीक है, ये इंक्रीज बताता है कि 2018 से 7% ज़्यादा है ये. फिर अगर हम रैंक्स की बात करें, इंडिया की 71 रही. पहले पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे नीदरलैंड, तीसरे पे डेनमार्क, चौथे पे सिंगापुर एंड पांचवे पे यूनाइटेड किंगडम. इससे रिलेटेड अगर हम कुछ न्यूज़ देखें तो लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा ना 2 डाटा रिलीज किए गए हैं रिसेंटली. एक तो है आपका जो आपको याद रखना है एशिया पावर इंडेक्स. ये बताता है कि इंडिया का स्कोर रहा 39.7 100 में से, और बोला गया कि इंडिया चौथी मोस्ट पावरफुल कंट्री है एशिया की. ठीक है, एंड दूसरा आपका आता है कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें बताया जाता है कि इंडिया की जो रैंक रही ना 86 रही 98 कंट्रीज में से, कि इन्होंने आपके पैंडेमिक को कितने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स किया, उसको संभाला, क्या कहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी थी, हेल्थ रिलेटेड वो प्रोवाइड करी हैं या नहीं करी, मतलब किस तरीके से इंडिया ने कोविड को हैंडल करा, वो रैंक बताता है. तो इंडिया की रैंक रही 86 आउट ऑफ 98. ऑलराइट, और इसमें जिसने टॉप किया है वो है न्यूजीलैंड, सेकंड पे वियतनाम, ताइवान. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया के ऑयल सप्लायर्स के बारे में. इंडिया का जो सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए. इंडिया का जो सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है वो है इराक. ठीक है, और अब यूएस बन गया है इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर. अगर हम देखें इंडिया का जो ऑयल सप्लायर है ना, पहली पोजीशन पे आ जाता है इराक, सेकंड पे है अब यूएसए अब सेकंड पोजीशन पर आ गया. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड डाटा रिलीज बाय रूटर्स. और हाँ, ये जो डाटा है ना ऑयल सप्लायर से रिलेटेड, ये रूटर्स के द्वारा रिलीज किया गया है. ठीक, द यूनाइटेड नेशन सरपास सऊदी अरेबिया एज इंडिया सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लाई इन फरवरी 2021 एंड इराक कंटिन्यूज टू बी द इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर डिस्पाइट अ 23% डिक्लाइन. हमने जब देखा लॉकडाउन लगा तो ऑयल प्राइसेस में डिक्लाइन आया था, इवन नेगेटिव चले गए थे. तो ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले पोजीशन पे तो अभी भी जब इतना डिक्लाइन देखा हमने 23% का डिक्लाइन देखा, उसके बाद भी इराक क्या है इंडिया का सबसे बड़ा सप्लायर है. लेकिन सऊदी अरेबिया जो इंडिया का सेकंड सप्लायर होता था, अब उसको सरपास कर दिया है किसने, यूएस ने, एंड सेकंड पोजीशन पे आ गया. ठीक, चलिए आगे देखते हैं. इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम अमेरिका इंक्रीज टू 48% टू अ रिकॉर्ड ऑफ 5,45,000 बीपीडी होता है आपका बैरल्स पर डे. ठीक है, 5,45,300 बैरल्स पर डे का इंक्रीज देखा गया हमें, जो कि 48% है. ऑलराइट, फिर सऊदी अरेबिया अब स्लिप कर चुका है नंबर 4th पोजीशन पे फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस जनवरी 2006, एंड नाइजीरिया आपकी 3rd पोजीशन पे आ गया आफ्टर, एंड यूएई आपकी 5th पोजीशन पे आ गया. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. तो अगर हम रैंकिंग की बात करें तो सबसे पहली पोजीशन बनी इराक की, सेकंड बनी यूएसए की, थर्ड पे अभी हमने देखा नाइजीरिया शिफ्ट कर गया, एंड यूएई 5th पे था, तो 4th पे कौन रह गया आपका सऊदी अरेबिया. ऑलराइट, देन एक चीज और याद रखिएगा फैक्ट कि इंडिया इज द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर आफ्टर यूएसए एंड चाइना. मतलब यूएसए एंड चाइना के बाद इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर है. अगर हम रूटर्स के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट है माइकल फ्रेंडबर्ग और इसका हेडक्वार्टर रहेगा लंदन यूनाइटेड किंगडम में. अगर हम ओपेक की बात करें जो कि होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसके 13 मेंबर्स याद रखिएगा, वो हैं अल्जीरिया, अंगोला, कोंगो, इक्वेटोरियल गिनिया, गबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, एंड वेनेजुला. ठीक है, चलिए आगे
नेक्स्ट रिपोर्ट है आपकी ह्यूरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 की। ये बताता है कि महाराष्ट्र हैज 56,000 मिलियन हाउस होल्ड, हाईएस्ट इन इंडिया। महाराष्ट्र स्टेट पे 56,000 मिलियन हाउस होल्ड हैं जो कि हाईएस्ट हैं इंडिया में, और ये रिपोर्ट रिलीज की गई हुरन इंडिया के द्वारा। ठीक है, वेल्थ रिपोर्ट 2020 जो रिलीज की गई है हुरन इंडिया के द्वारा बताती है कि महाराष्ट्र रैंक्ड फर्स्ट इन द स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स विद $56,000 मिलियनियर्स हाउस होल्ड, फॉलोड बाय यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गुजरात। फिर अगर हम इससे रिलेटेड डाटा देखें, अभी हमने देखा कि सबसे ज्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र पे, जो कि 56,000 मिलियनर हाउस होल्ड्स हैं, और नंबर ऑफ रिचेस्ट इंडियंस यहाँ पे कितने हैं, 247। इसके अलावा देखते हैं कि अगर हम की पॉइंट्स डिस्कस करें वेल्थ रिपोर्ट 2020 के, कि अराउंड 70.3% ऑफ द मिलियनियर हाउस होल्ड्स ऑफ द कंट्री आर इन द टॉप 10 स्टेट्स ऑफ द रिपोर्ट। Based on the report, happiness index is about 72%, whereas it is 85% in 2019। अगर रिसेंट रिलेटेड न्यूज देखते हैं हम कि सेकेंड एडिशन ऑफ कोटक वेल्थ ह्यूरन लीडिंग वेल्दी वीमेन 2020 की लॉन्च्ड बाय कोटक वेल्थ मैनेजमेंट, अ डिवीजन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा एक उनका कोटक वेल्थ मैनेजमेंट है, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की कोटक वेल्थ ह्यूरन लीडिंग वेल्दी वीमेन के बारे में, एंड इसमें बताया कि जो चेयरपर्सन ऑफ HCL टेक्नोलॉजी है ना, रोशनी नादर मल्होत्रा, इन्होंने टॉप किया इस कोटक वेल्थ ह्यूरन इंडेक्स 2020 को, एंड इनको बताया वॉज नेम्ड एज द रिचेस्ट वीमेन ऑफ इंडिया विद अ वेल्थ ऑफ 54,850 करोड़ रुपए। ठीक है, 54,850 करोड़ रुपीस के साथ रोशनी नादर मल्होत्रा ने, जो कि चेयरपर्सन रही हैं HCL टेक्नोलॉजी की, उन्होंने इस कोटक वेल्थ मैनेजमेंट के द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की गई कोटक वेल्थ ह्यूरन लीडिंग वेल्दी वीमेन को, इसमें टॉप किया है। ठीक है, और रिचेस्ट पर्सन बन गई हैं कौन, रोशनी नादर मल्होत्रा। अगर हम ह्यूरन इंडिया के बारे में बात करें तो इसके MD एंड चीफ रिसर्चर हैं अनस रहमान जुनेद, और चेयरमैन रहेंगे रूपर्ट हुगरवर्फ, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया हैज द वर्ल्ड 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म्ड फोर्स। इंडिया की वर्ल्ड में 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म फोर्स है, एंड ये जो डाटा रिलीज किया गया ना, मिलिट्रीज डायरेक्ट स्टडी के द्वारा रिलीज किया गया। ठीक है, रिपोर्ट का नाम रहेगा आपका अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट पे पब्लिश किया गया, एंड इसमें बताया गया कि इंडिया 61 पॉइंट के साथ वर्ल्ड की 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स है। चाइना रहेगी फर्स्ट पोजीशन पे 82 पॉइंट के साथ, उस सेकंड पे है USA, एंड थर्ड पे है आपका रशिया। द फैक्टर्स जिसके बेसिस पे ये आपका सारा मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है वो देखते हैं। बजट पे नंबर ऑफ एक्टिव और इनएक्टिव मिलिट्री पर्सनल कितने हैं, टोटल एयर सी लैंड में आपके न्यूक्लियर रिसोर्सेज हैं कितने हैं, आपके पास कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, टैंक्स, आपके पास कितना गोला बारूद है, वो सारी सैलरीज क्या है, वेट ऑफ इक्विपमेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें देख के आपकी ये रिपोर्ट बनती है। फिर आप कितना स्पेंड कर लें मिलिट्री बजट पे, वो भी चीज़ें ध्यान में दी जाती हैं। वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर रहेगा USA, आपका $732 बिलियन पर ईयर स्पेंड करता है USA। चाइना करता है $261 बिलियन, और इंडिया $71 बिलियन हर साल मिलिट्री पे स्पेंड कर रहा है। फिर अगर हम बात करें, देखिए इंडिया 4th पे, फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे USA, एंड थर्ड पे आपका रहेगा रशिया, और 4th पे आ गया इंडिया। तो अगर हम बात करें कुछ रिसेंट इससे रिलेटेड न्यूज़, इंडिया रैंक्ड 6th एज द न्यूक्लियर वेपन्स इंक्रीज सिंस 2019 इन US टॉप सिप्रीज ईयरबुक 2020। US की सिप्री ईयरबुक 2020 में इंडिया की रैंक रही 6th एज न्यूक्लियर वेपन्स इंक्रीज सिंस 2019। फिर अगर हम आर्म फोर्सेस की बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपके बिपिन रावत हैं, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में, जिसमें इंडिया की रैंक रही 4th। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही 4th। ठीक है, एंड ये जो आपका डाटा था इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये रिलीज किया जाता है US चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा, और इस इंडेक्स में USA, UK एंड जर्मनी ने टॉप किया। फर्स्ट पर USA, सेकंड पे UK एंड थर्ड पर जर्मनी। India with a score of 38.40% has been ranked 40 out of 53 global economies in the 9th edition of International Intellectual Property Index Recovery Through Ingenuity 2021. In the 8th edition of India scored
38.46%. So there is a decline of 0.06 from the previous year. The International Intellectual Property Index released annually by GIPC evaluates the IP rights, patents, copyright policies, commercialization of IP assets, and ratification of the international treaties of 53 global economies. The report states that the overall global IP environment has improved in 2020 with 32 out of 53 countries recording positive in their score. मतलब इम्प्रूवमेंट दिखी है कि 32 में से 53 कंट्रीज आपका जो पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट दिखा रही है इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वायरमेंट. ठीक है, तो अभी हमने देखा पहले पे है यूएसए, सेकंड पे यूके, थर्ड पे जर्मनी एंड इंडिया की रैंक रहेगी 40 किस में, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में. नेक्स्ट हम बात करेंगे जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में, मतलब मेल एंड फीमेल में अभी भी कितनी इनइक्वालिटी है. लेकिन आज की रिपोर्ट में हम जो मेन फोकस रहेगा ना वो ये रहेगा कि अभी तक 1990 के बाद से 2021 तक अभी तक $70 ट्रिलियन खर्च कर चुके हैं हम जेंडर इनइक्वालिटी पे. ये बहुत बड़ा अमाउंट है. ठीक है, $70 ट्रिलियन. आइए इस रिपोर्ट को देखें. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ये बनाई गई ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई, बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा पब्लिश की गई है. रिपोर्ट ऑन जेंडर इनइक्वालिटी हैज कॉस्ट वर्ल्ड $70 ट्रिलियन सिंस 1990. इट ऑल्सो स्टेट दैट इट वुड टेक अ मिनिमम ऑफ 257 ईयर्स टू ब्रिज द जेंडर गैप. मतलब जो जेंडर गैप है ना और जो इनइक्वालिटी है अभी जेंडर्स के बेसिस पे, उसको कवर करने के लिए कम से कम मिनिमम 257 साल लगेंगे अभी भी. एंड अभी तक 1990 के बाद से हम अभी तक देखें तो $70 ट्रिलियन खर्च कर चुके हैं ताकि हम उस इनइक्वालिटी को मिटाएं. बहुत बड़ा डाटा है ये. द लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल वेल्थ ड्यू टू जेंडर इनइक्वालिटी इज एस्टिमेटेड एट $160 ट्रिलियन. If all the countries become gender equal, the global domestic product, that is the GDP, will increase by $28 ट्रिलियन by 2025. मतलब अगर सारी कंट्रीज बिकम जेंडर इक्वल ना भी, तो जो जीडीपी होगी ना हमारी वो इंक्रीज कर जाएगी 28 ट्रिलियन से 2020 तक और 2025 तक. बहुत अच्छा डाटा और इंपॉर्टेंट है ये लाइन. ठीक है, नेक्स्ट. The report also states that LGBTQ+ community is equal to the 4th largest economy in the world with $3.9 ट्रिलियन के साथ. ऑलराइट, फिर अगर हम बात करें पैंडेमिक डीपन्स जेंडर इक्वालिटी. जेंडर इक्वालिटी अब इतनी बड़ी दिक्कत आ गई है, लॉकडाउन लग गया है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है. जहां पे पहले से इतना इनइक्वालिटी रेशियो ज्यादा है, वहां पर क्या होगा, ऑब्वियसली वीमेन को और ज़्यादा डोमिनेट किया जाएगा, और ज़्यादा उनकी इनइक्वालिटी फेस करेगी. एंड इवन उनकी जो जॉब रिडक्शन होगी, जो सैलरी रिडक्शन होगी एज कंपेयर टू मैन ज़्यादा देखी जाएगी. अब अगर हम बात करें, द रिपोर्ट स्टेट्स दैट द पेंडेमिक हैज़ फर्दर डीपन द जेंडर इनइक्वालिटी क्राइसिस. ड्यू टू द पेंडेमिक अराउंड 96 मिलियन पीपल आर एस्टिमेटेड टू स्लिप इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी इन 2021, आउट ऑफ विच 47 मिलियन विल बी वीमेन. वीमेन जॉब्स वर 19% मोर एट रिस्क. बोला ना कि 19% अब वीमेन्स की जॉब रिस्क ज्यादा होगी ड्यूरिंग पेंडेमिक. ठीक है, तो ये रिपोर्ट थी आपकी. एक चीज, ये किसके द्वारा रिपोर्ट की गई थी, बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा. ये भी मार्क करके चलिएगा, इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लिंक्डइन की एक रिपोर्ट आई द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 की. इसमें इसने बताया कि 85% ऑफ इंडियन वीमेन मिस प्रमोशन ऑन जेंडर बेसिस. जेंडर बेसिस, फिर इनइक्वालिटी आ गई ना, वही जो हमने अभी ऊपर पढ़ा. तो इसको पढ़ते हैं. लिंक्डइन सर्वेज 10,000 वर्किंग वीमेन इन द एशिया पैसिफिक रीजन एंड रिलीज्ड. उन्होंने क्या रिपोर्ट रिलीज की, द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021, जिसने रिवील किया कि 85% ऑफ वीमेन, इंडियन वीमेन फेल्ट मिस्ड आउट ऑफ सैलरी हाइक और प्रमोशन बिकॉज ऑफ देयर जेंडर. सिर्फ जेंडर के बेसिस पे उनकी जो सैलरी हाइक होती थी या प्रमोशन होती थी उनसे उन्हें हटा दिया जाता है एंड वो मिस आउट फील किया उन्होंने. While the number stands at 60% in Asia Pacific region. However, 66% felt that the gender equality has improved from the time of their parents. Shockingly, 10 में से 9 women revealed that they were negatively impacted by the pandemic. क्यों? पैंडेमिक में भी हमने डाटा देखा कि डेफिनेटली उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है जेंडर इक्वालिटी को. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया. ये रिपोर्ट रिलीज की गई नीति आयोग के द्वारा. अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. क्यों? क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट को भी सेव कर सकें एंड जो हमारा एक टारगेट है कार्बन न्यूट्रल इंडिया का 2050 का, वो अचीव कर सकें. इसके बारे में अगर हम कुछ डाटा पढ़ें,
कि एक रिपोर्ट ये जो रिलीज की गई किसके द्वारा की गई थी, नीति आयोग के द्वारा अलॉन्ग विद रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट या RMI भी बोल सकते हैं, रिलीज्ड मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर ईवीज इन इंडिया, अ टूल किट ऑफ सॉल्यूशंस टू मिटिगेट रिस्क एंड एड्रेस मार्केट बैरियर्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ने बताया कि द रिस्क एंड द मार्केट बैरियर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर एंड प्रोवाइड्स द टारगेट इंस्ट्रूमेंट टू ओवरकम द हर्डल्स। मतलब ये बताता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ दिक्कत, जैसे अब हम बेसिक दिक्कत अब जो लोगों को समझ आती है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ ये है कि अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए कहीं जाना है उसके चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। अभी हम आप गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं, डीजल स्टेशन है जहाँ पे आप जाइए, पैसे दीजिए एंड आपको 2 मिनट में आपका पेट्रोल भर जाएगा गाड़ी में। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ नहीं होता, आपको कुछ देर वहाँ पे डेफिनेटली वेट करना पड़ता है क्योंकि चार्जिंग टेक्स टाइम। जैसे आप अपने फोन चार्ज करते हैं यूज करने से पहले, आपको आधे से 1 घंटा उससे पहले चार्ज करना पड़ता है। सेम आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ प्रॉब्लम होगी कि क्यों, उनको चार्ज करने में टाइम लगेगा 15 से 20 मिनट या आधा घंटा मिनिमम उनको टाइम लगेगा। तो इसी प्रॉब्लम को हमें आगे सॉल्व करना है कि हम कैसे इसको और बेटर कर सकते हैं, चार्जिंग टाइम हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम कैसे बैटरी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि जो एक चार्ज पर मान लो अभी अगर 100 या 200 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, 300 साढ़े 300 तक आपकी एवरेज आती है अभी एक चार्ज पर, जो गाड़ी की हमने डाटा देखा है, उसको हम कैसे बढ़ा के 1000 से 2000 किलोमीटर कर सकें, मतलब उसको कैसे इंक्रीज कर सकें। ऑलराइट। और बेसिकली जो आजकल बैटरीज आ रही है वो है लिथियम बेस्ड बैटरीज होती हैं आपकी, ठीक है, लिथियम आयन बेस्ड। चलिए आगे। इस रिपोर्ट से जो इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं वो ये है कि इंडियन ईवी मार्केट साइज टू बी यूज्ड ऑफ कितने, मतलब जो उसके साइज रहेगा ना इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट का एक साइज देखा जाएगा वो 3.3 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा 2030 तक। मतलब इतनी बड़ी मार्केट हो जाएगी, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू 80% ऑफ द करंट मार्केट साइज ऑफ इंडियाज रिटेल व्हीकल फाइनेंस इंडस्ट्री एट 4.4 लाख करोड़। टू अचीव द टारगेटेड ट्रांसफॉर्मेशन देयर नीड्स टू बी अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 19 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट देखा जाना चाहिए अभी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में। उससे क्या होंगे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे एंड बैटरीज बनेंगे 2030 तक। Re-engineering vehicle finance and mobilizing public and private capital will be critical to accelerating the development of 50 million electric vehicles that could be plying on India's road by 2030। ठीक है, जो हर्डल्स क्या आ रही हैं, बेसिकली टेक्नोलॉजी कॉस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत महंगी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अवेलेबल, कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि जो आप कंज्यूम करना गाड़ी के जो कस्टमर हैं वो क्या चाहेंगे, उनको भी प्रॉपर फैसिलिटीज मिले एंड चीप, सस्ती मिले एज कंपेयर टू अभी जो बहुत महंगी है। फिर अगर हम कुछ रीसेंट रिलेटेड न्यूज़ देखें कि पावर मिनिस्टर RK सिंह ने इंडिया फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में, ठीक है। फिर अगर हम रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें, ये एक US बेस्ड एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जो 1982 में बनी थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलोराडो USA एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जॉन स्ट्रीट्स। अगर नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग जो है आपने, ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एंड ये 2015 में बना था। इसने किसको रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था जो 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं आपके, और प्लानिंग कमीशन आया था आपका 1950 में। चेयरपर्सन जो रहेंगे प्लानिंग नीति आयोग के वो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत, और जो वाइस चेयरमैन है वो हैं राजीव कुमार जी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पोल की, जो कि BBIN कंट्रीज से रिलेटेड है। BBIN हो गया आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। एक रिपोर्ट रिलीज की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि अगर BBIN कंट्रीज टुगेदर वर्क करती हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट पे वर्क करती हैं, कनेक्टिव जो रोड्स हैं उन पे वर्क करती हैं, तो क्या है कि इनके बीच में जो मोटर व्हीकल पॉलिसीज हैं उस पे वर्क करती हैं, तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखा जाएगा ना इन चारों कंट्रीज के बीच में बहुत बढ़ जाएगा, स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आइए इससे रिलेटेड कुछ देखें। एज पर द रिपोर्ट टाइटल कनेक्टिंग टू थ्राइव चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन इन ईस्टर्न साउथ एशिया, ये रिपोर्ट रिलीज की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा और बोला गया कि इंडिया एंड बांग्लादेश हैव अ पोटेंशियल टू इंक्रीज देयर GDP बाय 8% इन इंडिया। और किस लिए, क्या बेसिक रीजन रहेगा कि आप कनेक्टिविटी पे वर्क करें। आप अगर कनेक्टिविटी पे वर्क करेंगे ना तो जो GDP होगी ना आपकी इंक्रीज हो जाएगी 8% इन इंडिया और 17% इन बांग्लादेश विद सीमलेस ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बिटवीन 2 कंट्रीज। मतलब अगर सिर्फ इनको अपनी कनेक्टिविटी पे वर्क करना है एंड अपने मोटर व्हीकल एग्रीमेंट्स पे वर्क करना है, ताकि जो ट्रेड हो सके इन दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ जाए। ट्रेड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपकी GDP पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा।
ऑल्सो रिपोर्ट सजेस्ट कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल ईस्टर्न सब रीजन कंट्रीज बिकेम एन इकोनॉमिक ग्रोथ पोल फॉर साउथ एशिया। मतलब यहाँ पे एक इकोनॉमिक ग्रोथ पोल बन गया ये साउथ एशिया का। अगर कनेक्टिविटी डेवलपमेंट्स की बात करें कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट है इनका, दैट फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ MVA एंड प्रपोजेस पॉलिसी एक्शंस दैट कंट्रीज कैन टेक टू स्ट्रेंथन दिस मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। The development in connectivity tends to be used for the growth in Bangladesh, Bhutan, India and Nepal countries, and the World Bank is an active partner to invest in the areas in this sub-region. वर्ल्ड बैंक इन कंट्रीज की बहुत हेल्प कर रहा है ताकि किस पे वर्क कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें, कनेक्टिविटी यहाँ पे आ सके, ताकि कनेक्टिविटी होगी तो डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगी। ऑलराइट, फिर एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द डेवलपमेंट इज फॉर द कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन द कनेक्टिविटी सच एज रेलवे में, इनलैंड वाटरवेज में, रोड्स पे वर्क करें। इससे क्या होगा, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो लोगों का आना जाना होगा, आना जाना होगा तो लोग वहाँ पे खर्चा करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, बिजनेसेस फैलेंगे एंड उससे क्या होगा, इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, दोनों की इकोनॉमी पे बूस्ट आएगा, ग्रोथ मिलेगी, इंडिया एज वेल एज भूटान या फिर बांग्लादेश या नेपाल। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश एक्सपोर्ट टू इंडिया इंक्रीज कर सकता है 182% से, और इंडिया का एक्सपोर्ट जो बांग्लादेश पे वो इंक्रीज कर सकता है 126 पे। बस उन्हें क्या करना है कि दोनों कंट्री को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है एज पर द वर्ल्ड बैंक्स अर्लियर रिपोर्ट सजेशन, कि आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, कोई चार्जेस मत लगाइए एक दूसरे पे। तो जो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट है ना इंडिया से, वो 182% बढ़ जाएगा कि इंडिया में अब इतना एक्सपोर्ट करेगा बांग्लादेश, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का 126% एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा बांग्लादेश में। ठीक है, इंप्रूविंग ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बिटवीन द टू कंट्रीज वुड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स इवन फर्दर सच एज बाय 279% इंक्रीज इन द बांग्लादेश एक्सपोर्ट, और इंडिया के एक्सपोर्ट में 172% इंक्रीज आ जाएगा कि इंडिया से बांग्लादेश पे एक्सपोर्ट हो रहा है। सिर्फ उन्हें क्या करना है, अपनी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी करनी है। एज आई सेड कि बस उनको ना अपना लिंक कर दो दो कंट्रीज तो, और उनको ट्रेड एग्रीमेंट कर दो, तो वो क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लोग अपना कुछ ना कुछ बिजनेस ढूंढ के उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लग जाएंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे एंड देश की इकोनॉमी पे भी काफी फर्क पड़ेगा। फिर ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट क्या है जो अभी हमने ऊपर देखा, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट बिटवीन दिस BBIN कंट्रीज वाज साइंड इन 2015 टू मेक स्मूथ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ द कार्गो, पैसेंजर, पर्सनल व्हीकल्स बिटवीन द 4 कंट्रीज। मतलब इन चारों कंट्रीज के बीच में जो मूवमेंट होगा ना व्हीकल्स का, मतलब कनेक्टिविटी के लिए बेस्ड है ये, कनेक्टिविटी करने के लिए कि लोग आ सके, जा सके, कार्गो आ सके, सामान आ जा सके, जो ये ट्रक्स में इतना सारा सामान जाता है वो आना जाना इजीली हो सके। अंडर द एग्रीमेंट ट्रक्स कैरिंग एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ट्रांजिट कार्गो कैन मूव इनसाइड द टेरिटरीज, दूसरी कंट्रीज की टेरिटरीज में इक्वल इजीली जा सके, आ सके, वहां पे उन्हें कोई परेशानी ना हो, उसके बेसिस पे है ये आपका मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ पोल की, कि BBIN कंट्रीज एक इकोनॉमिक ग्रोथ पोल बनते जा रहे हैं सब रीजन में, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा आई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक इंस्टीट्यूट है वीडेम इंस्टीट्यूट, जिसने एक रिपोर्ट रिलीज की कि इंडिया को अब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बता दिया गया है, और इंडिया को पहले इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बताया जाता था कि आज़ाद समझा जाता था, लेकिन अब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बता दिया गया है। मतलब ऑटोक्रेसी होता है कि आपकी उस देश की जो बड़ी बड़ी पावर है ना, जो मेन पावर्स होती हैं, वो क्या है, एक ही पर्सन के हाथ में कन्फाइड कर दिया, मतलब एक ही आदमी के हाथ में लाके दे दिया, तो वो ऑटोक्रेसी हो जाता है। ठीक है, अगर हम इससे बारे में पढ़ें, ऑटोक्राइजेशन टर्न्स वायरल, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 जो कि रिलीज की गई वीडेम, जो कि वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की गई, और इसमें बताया गया कि इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि पहले था इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। ठीक है, और हंगरी और टर्की को भी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी डिक्लेयर कर दिया गया है। ये डिमोशन है, डिमोशन मतलब एक होता है प्रमोशन, आप आगे रैंक पे जाते हैं, डिमोशन होता है आपकी रैंक कम कर दी, आप फर्स्ट से सेकंड क्लास में हुए प्रमोट, लेकिन यहाँ पे सेकंड से फर्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया इंडिया को वापस। क्यों? क्योंकि अब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की जगह उसको इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बोला गया है। आगे देखते हैं कि क्या रीजन रहे। इंडिया हैज रजिस्टर्ड अ 23 पॉइंट ड्रॉप ऑन द लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स स्केल, मार्किंग एज वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक शिफ्ट्स अमंग ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड ओवर द past 10 years. Based on this liberal democracy index, the top 3 democratic countries in the world are democracies, डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे। ये सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री है, फर्स्ट पे डेनमार्क, सेकंड पे स्वीडन एंड थर्ड पे नॉर्वे। लिबरल डेमोक्रेसीज हैव डिक्लाइंड
over the past decade from 41 countries to 32 countries. This is the fifth annual report from the VDEM Institute and is based on a data set of 202 countries. अगर हम इंडिया की बात करते हैं अब, इंडिया पार्ट ऑफ द रिपोर्ट वॉज कंपाइल्ड बाय श्रेया पिलाई एंड लिंडबर्ग के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज डाटा कंपाइल करके ये रिपोर्ट में डाला गया. इंडिया इज नाउ एज ऑटोक्रेटिक एज पाकिस्तान एंड इज वर्स देन बांग्लादेश एंड नेपाल. मतलब अब कितना ऑटोक्रेटिक है जितना पाकिस्तान है, तो बहुत ज़्यादा डाटा हमारा, मतलब बहुत ज़्यादा रैंक हमारी कम हो गई है. इंडिया अलॉन्ग विद ब्राज़ील, टर्की एंड यूएसए हैव बीन लिस्टेड अमंग द 25 मोस्ट ऑटोक्राइजिंग नेशंस इन द वर्ल्ड. रीजंस क्या रहेगा डिक्लाइन का, वो देखते हैं. डिक्लाइन का रीजन क्या है कि फ्रीडम ऑफ मीडिया खत्म हो गया है. अकेडमिक, सिविल सोसाइटी, यूज ऑफ सेडिशन लॉज टू कर्टेल वॉइसेस, मतलब कोई वॉइस उठाता है तो उसको दबा दिया जाता है, ये रीजन रहा. द रिपोर्ट हैज ऑल्सो हाईलाइटेड द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यूज बाय द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट द एंट्री, एग्जिट एंड फंक्शनिंग ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. मतलब दूसरी कंट्री के जो सिविल सोसाइटी पे वर्क करते हैं, आपके राइट्स पे वर्क करेंगे, उनको आने से ही रोक दिया जाता है. एंड ऑल्सो हाईलाइटेड सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, आपका जो CAA आया था 2019 में, जिस पे इतना ज़्यादा प्रदर्शन किया गया था, उसकी वजह से भी ये डिक्लाइन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया उसने. एंड उसी वजह से जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बोला जाता था इंडिया को, अब उसको इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बोला जाता है. एंड ये रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की गई थी? VDEM इंस्टीट्यूट के द्वारा. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में सिर्फ 11% हैं जो लो इनकम कंट्रीज हैं. उनमें से 11% कंट्रीज ही अपने डाटा को ओपन देती हैं. ओपन का खिताब दिया उन्होंने कि डाटा हम ओपनली प्रोवाइड करते हैं. मतलब कोई रिपोर्ट है, जैसे अगर मान ले इंडिया में जो आपका डेथ्स अभी दिखाई जा रही हैं वो छुपाई जा रही हैं बहुत सारी, तो कोविड की वजह से जो डेथ है डाटा प्रॉपरली दिखाया नहीं जा रहा, डाटा छुपाया जाता है. इवन अगर पावर्टी की बात करें तो पावर्टी पे जो रियल डाटा है वो कभी सामने नहीं आता. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो ऐसे ही ये बताया जाता है कि जो लो इनकम कंट्रीज है ना, सिर्फ 11% लो इनकम कंट्रीज अपने डाटा को ओपनली रखती हैं, सच डाटा रखती हैं, बाकी सब छुपाते हैं. और ये रिपोर्ट रिलीज की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा. अगर हम इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ें, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डाटा फॉर बेटर लाइफ्स, ये रिलीज की गई वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा. एंड इसमें बताया गया कि ओनली 11% लो इनकम कंट्रीज मेक अवेलेबल देयर डाटा ओपन. ठीक है, मतलब ओपन रखती हैं, सबके सामने ऐसे छुपा के नहीं रखती, जो है सच्चाई दिखाती हैं. फिर अगर इससे रिलेटेड बात करें, गैप इन डाटा ऑन वीमेन एंड गर्ल्स से रिलेटेड, द रिपोर्ट स्टेट्स दैट गैप इन डाटा ऑन वीमेन एंड गर्ल्स वर सीवियरली. Only 10 of the 54 gender specific indicators in the United Nations Sustainable Development Goals were available. मतलब 10 जो आपके 54 जेंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर्स रखे गए ना, उसमें से सिर्फ 10 ही बताए गए हैं. उसके अलावा रिपोर्ट डाटा ही नहीं है उसके अलावा. ठीक है, इतना ज़्यादा डाटा मतलब छुपाया जाता है. फिर ओनली 24% ऑफ द अवेलेबल जेंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर्स वर फ्रॉम 2010 और लेटर. सिर्फ 24 जेंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर्स पे बात की जा रही है. फिर अगर इंडिया की बात करें, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ डाटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया. डाटा, पॉवर्टी का डाटा ही नहीं है इंडिया में, कितनी पॉवर्टी है. फिर इंडिया मॉनिटर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडिकेटर्स हैं, उसमें से इंडिया 130 इंडिकेटर्स हैं, उसमें से सिर्फ 54 पे इंडिया मॉनिटर कर रही है, बाकी मॉनिटर ही नहीं कर पा रही है, उन पे डाटा ही नहीं प्रोवाइड हो रहा है. फिर द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट फिगर बताता है कि 2020 पॉइंट्स आउट दैट इंडिया हैज ड्रॉप्ड 4 इंडिकेटर्स फ्रॉम इट्स रैंकिंग. मतलब पहले हमने देखा था कि हैदराबाद को सबसे हरा भरा बोला गया कि वहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इन्वायरमेंट पे वर्क किया गया. लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2020 में इंडिया 4 पॉइंट ड्रॉप कर चुका है अपने इन्वायरमेंट फिगर्स पे. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें, इंडियन ई कॉमर्स रूल्स बाइज WDR रिपोर्ट, दैट इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट टाइटल्ड स्ट्रॉन्गर डाटा सिस्टम्स नीडेड टू फाइट पॉवर्टी, India's e-commerce regulations may be biased toward local companies, thus failing to provide a level playing field to foreign platform. ठीक है, बोला जा रहा है कि मतलब ई कॉमर्स रेगुलेशंस में भी बायस्ड टुवर्ड लोकल कंपनीज पे ज़्यादा फोकस किया है, उनको डाटा प्रोवाइड कर देती है इजीली, लेकिन फॉरेन कंपनीज को डाटा प्रोवाइड इजीली नहीं कर पा रहे हैं. In 2018, India prohibited foreign e-commerce companies from ownership or control over the inventory of the seller partners on their program. India has strict guidelines governing foreign direct investment in e-commerce firms. इससे रिलेटेड अगर हम कुछ डाटा देखें, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डेप्ट स्टैटिस्टिक्स 2021 की रिलीज की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इसमें बताया कि जो डेप्ट क्राइसिस है ना डेवलपिंग कंट्रीज का, जो कर्जा है डेवलपिंग कंट्रीज पे, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा कोविड-19 की वजह से. ठीक है, क्योंकि बिजनेस तो हुआ नहीं, लॉकडाउन चला है, तो बहुत सारे बिजनेस इंपैक्ट हुए हैं.
फिर अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो प्रेसिडेंट डेविड मलपास है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी में एक चीज़ का और हेडक्वार्टर अगर आपको याद हो तो मैं बताता हूँ, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में। ऑलराइट, तो ये रिपोर्ट थी आपकी किस पर, कि लो इनकम कंट्रीज हैं जो अपना वो प्रॉपर डाटा छुपाते हैं, सामने नहीं लाने देते, उसको ओपन नहीं रखते हैं। एंड ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया आपका नेट जीरो एमिशन एनर्जी ट्रांजिशन अचीवेबल बाय 2050। एक रिपोर्ट रिलीज की गई रिसेंटली टेरी के द्वारा, जो कि है द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा एंड शेल के द्वारा। इसमें बताया गया कि जो नेट जीरो एमिशंस है ना, हमने जो प्लान करे हैं कि 2050 तक हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर देंगे एंड कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, उसके अनुसार बताया गया और कि ये जो नेट जीरो एमिशन एनर्जी है इन एनर्जी सिस्टम इन इंडिया इज अचीवेबल बाय 2005, मतलब ये हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये डाटा रिलीज किसके द्वारा किया गया, बनाया तो टेरी के द्वारा एंड मतलब पब्लिश किया गया, मतलब सामने रखा गया किनके द्वारा, अमिताभ कांत के द्वारा, जो कि सीईओ हैं आपके नीति आयोग के। ठीक है, द रिपोर्ट इज वन ऑफ द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ द चैलेंजेस दैट इंडिया वुड फेस इफ इंडिया वर टू मूव टुवर्ड्स नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम। बताया जा रहा है कि क्या क्या चैलेंजेस, जो ये पहली रिपोर्ट है जो बता रही है कि क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे इंडिया को अगर हमें नेट जीरो एमिशंस की तरफ जाना है, मतलब कार्बन न्यूट्रल जाना है, तो क्या क्या हमें किस किस तरीके से क्या क्या पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, कितने % से क्या चीज़ पे हमें लाना पड़ेगा, कितनी रिन्यूएबल एनर्जीज पे फोकस करना पड़ेगा, कितने नए पावर प्लांट्स खोलने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, फैक्टर्स नीडेड टू अचीव द टारगेट क्या रहेंगे, सूटेबल पॉलिसी रहेगी, इनोवेशन ड्रिवन कंटेक्स्ट होना चाहिए फॉर डिप्लॉइंग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज ऑन अ मासिव स्केल, डेवलपमेंट ऑफ न्यू फ्यूल्स सच एज लिक्विड बायोफ्यूल्स, बायोगैस एज वेल एज हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस, कार्बन रिमूवल, मतलब कार्बन को रिमूव करना है। ऐसे मैंने बताया कि कार्बन क्या है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है आपके इन्वायरमेंट में, और इसी वजह से क्या होता है कि वो हीट को ट्रैप करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम इन्वायरमेंट से आपके क्लाइमेट्स, आपके इन्वायरमेंट से अगर हम कार्बन को ही रिमूव कर देंगे तो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इतना एकदम सडन स्केल से, वो बढ़ना कम हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस कार्बन रिमूवल विल हैव अ मेजर रोल इन मूविंग टुवर्ड्स जीरो एमिशंस। एरियाज ऑफ एक्शंस क्या रहेंगे, अगर हम बात करें मेन चीज पे जो हमें फोकस करना है आने वाले 30 सालों में, क्या रहेंगे कि ग्रोइंग द पावर सेक्टर बाय अ फैक्टर ऑफ मोर देन 4 इन 30 ईयर्स डोमिनेटेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है एंड जो पावर सेक्टर्स है ना उसको 4 टाइम्स इंक्रीज कर देना है बाय मतलब इन 30 ईयर्स। ठीक है, और बेसिकली डोमिनेशन, हमारे डोमिनेट किसको करना है, हमें रिन्यूएबल रिसोर्स पे डोमिनेशन दिखाना है, उस पे फोकस करना है और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ही आगे लाना है। फिक्सिंग अ टारगेट ऑफ 13% हाइड्रोजन इन फाइनल एनर्जी इंक्लूडिंग एज अ फ्यूल फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। हाइड्रोजन एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ट्रांसफॉर्म बायो एनर्जी विद लिक्विड बायोफ्यूल सरपासिंग पेट्रोलियम बायो प्रोडक्ट्स बाय 2040 टू फील्ड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड एविएशन। ठीक है, बायोफ्यूल्स को यूज करना है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज ना करके बायोफ्यूल्स को यूज करो। फिर बोला गया कि आप इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन बनाए ना, उसकी एनर्जी को यूज करें। काफी चीजें बताई गई हैं इसमें। ठीक है, फिर अगर हम देखें इन्वेस्ट इन प्रोसेसेस टेक्नोलॉजीज एंड एंड यूजेस टू इंप्रूव द एनर्जी इंटेंसिटी पर यूनिट जीडीपी ऑफ ऑलमोस्ट बाय 60% बाय 2050। रिमूव कार्बन एमिशंस, restore to carbon sequestration to an extent of around 1.3 GT CO2 और carbon capture and store to achieve the net zero carbon by 2050। मतलब वेरियस प्रोग्राम्स पे बात की है। एंड इवन हम देखें तो रिसेंटली बहुत सारे इनिशिएटिव लिए भी जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्स के गोल को अचीव करें। आपके जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं आपका, जैसे हम बात करें तो ग्रीन एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी पे बहुत ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। फिर सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि सोलर एनर्जी पे बेस्ड है। वो क्या है, आपका जो हमारा पूरा डिपेंडेंट अभी कोल एनर्जी पे रहता है। कोल को बर्न करें, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करें एंड उससे एनर्जी लें, तो उसको शिफ्ट करके हम रिन्यूएबल एनर्जी पे अब शिफ्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ई कॉमर्स इंडस्ट्री की। इंडिया में जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है ना, वो 2024 तक $99 बिलियन की हो जाएगी। आई रिपीट, इंडिया की ई कॉमर्स इंडस्ट्री, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, हम आपके ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, वो सब आपका $99 बिलियन का हो जाएगा 2024 तक। इससे रिलेटेड अगर हम डाटा देखें,
ये डाटा इंडिया ट्रेंड बुक 2021 में पब्लिश किया गया। ये रिपोर्ट इंडिया ट्रेंड बुक 2021 पब्लिश किसके द्वारा की गई? अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन के द्वारा। इसमें बोला गया कि इंडिया एंटिसिपेटेड टू ग्रो एट 27% ऑफ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर अ पीरियड ऑफ 2019 से 2024 तक। एंड मैंने बता ही दिया कि इंडिया की जो बोला गया है कि जो मार्केट कैपिटल होगी वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री की वो $99 बिलियन होगी 2024 तक। ठीक है, फिर ग्रॉसरी एंड फैशन अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऑनलाइन शॉपिंग में अगर हम बात करें तो 220 मिलियन पीपल ऑनलाइन शॉपर्स होंगे 2025 तक। फिर रिटेल मार्केट की बात की गई आपसे, फिर बताया गया कि ग्रोसरी की सेल बहुत बढ़ जाएगी आगे आगे, आप ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा फोकस करा जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि रीज़न क्या रहेगा बूम का? रीज़न रहेगा कि इंक्रीज इन ऑनलाइन यूजर अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स कमिंग फ्रॉम टायर 1 एंड टायर 2 कंट्री सिटीज़। मतलब अभी हमने एक डाटा में देखा था कल, जो हमारा पार्ट 1 था इस इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट का, उसमें था कि इंडिया में अभी सिर्फ 24% लोगों के पास ही इंटरनेट पहुंचा है, अभी बाकी इंटरनेट है नहीं। तो जैसे जैसे आप इंटरनेट पहुंचाएंगे बाकी लोगों के पास, उससे क्या होगा, लोगों को ऑनलाइन सुविधा का पता लगेगा, सर्विसेज उनको पता लगेगा कि हम ऑनलाइन भी चीज़ें परचेज कर सकते हैं एंड वहां पर आपको डिलीवर घर पे दे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे इंटरनेट फैलेगा, जैसे जैसे लोगों को जागरूकता फैलेगी, वैसे वैसे इसमें बूम हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, राइज ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन अमंग स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट टू डिजिटाइज द ट्रेडिशनल ऑफलाइन मार्केट एंड बूस्ट द ई कॉमर्स सेक्टर थ्रू स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, इनोवेशन फंड एंड भारत नेट। ठीक है, इन सारे सेक्टर्स के अंडर हम, इन सारे इनिशिएटिव्स के अंडर कैसे हम इसको आगे बढ़ावा दें और कैसे हम इसको फोकस करें, तो इस वजह से हम देखेंगे कि काफ़ी बूम आएगा। इवन आप इसको एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि अभी लॉकडाउन में आपने देखा कि ऑनलाइन कितना हेल्पफुल रह सकता है कि आपको बाहर नहीं जाना, क्योंकि बाहर इतनी बीमारी फैली हुई है। तो क्या आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, आपको जो सामान चाहिए, मान लो आपको दवाई चाहिए तो आप ऑनलाइन डाल दीजिए आपको ये दवाई चाहिए एंड वो पर्सन आपको ऑनलाइन दवाई दे जाएगा। तो ये हो जाती है आपकी ऑनलाइन ई कॉमर्स सर्विसेज। ऑलराइट, तो ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया? अर्न्स्ट यंग इंडिया प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन के द्वारा। और बोला गया कि 2024 तक जो मार्केट रहेगी ई कॉमर्स इंडस्ट्री इंडिया की, वो $99 बिलियन की पहुंच जाएगी 2024 तक। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट और आज की जो लास्ट रिपोर्ट रहने वाली है वो है इंडिया डिजिटल स्किल्ड वर्कफोर्स को ग्रो करना पड़ेगा 9 टाइम्स बाय 2025। आई रिपीट, डिजिटल स्किल्ड वर्कफोर्स मतलब अब हम देख रहे हैं कि सब कुछ, अभी लास्ट रिपोर्ट हमने देखी कि डिजिटाइजेशन हो रही है। 2025 तक आपका जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्या, $99 बिलियन का हो जाएगा जो आपकी ई कॉमर्स इंडस्ट्री। तो मतलब सब कुछ डिजिटाइज हो रहा है। और हमने एक पहले एक वीडियो में ये भी देखा था कि इंडिया बहुत ज़्यादा डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है अब। तो क्या लोगों को अब डिजिटल स्किल्स की तरफ नहीं जाना चाहिए? क्या लोगों को डिजिटल स्किल्स जैसे आपकी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब पे क्या स्किल्स नहीं लेनी चाहिए ताकि उनको आपका जॉब्स मिल सके एंड वो अपने आप को सस्टेन कर सकें? ठीक है, तो ये डाटा वही बता रहा है कि AWS के द्वारा ये डाटा आया, अमेजन वेब सर्विसेज के द्वारा, कि 2025 तक इंडिया की डिजिटल जो वर्कफोर्स है उसको 9 टाइम्स बढ़ना होगा ताकि सस्टेन कर सके। ठीक है, अमेजॉन वेब सर्विस के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई, अनलॉकिंग APS's डिजिटल पोटेंशियल, चेंजिंग डिजिटल स्किल नीड्स एंड पॉलिसी अप्रोचेज, ये रिपोर्ट का नाम था, रिलीज की गई अमेजॉन वेब सर्विस के द्वारा। और बोला गया कि इसमें द रिपोर्ट स्टेट्स दैट प्रेजेंट वर्कफोर्स ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ओनली 12% ऑफ डिजिटली स्किल्ड एम्प्लॉयज, सिर्फ 12% डिजिटली स्किल्ड एम्प्लॉयज पे प्रेजेंट है अभी इंडिया में। एंड द डिजिटल स्किल वर्कफोर्स ऑफ इंडिया हैज टू बी इंक्रीज बाय 9 टाइम्स बाय 2025। मतलब 9 टाइम्स हमें ये करना पड़ेगा 2025 तक, जो हमारे अभी तक 12% है सिर्फ स्किल्ड फोर्सेस। ठीक है, फिर बोला गया ये रिपोर्ट अल्फा बीटा जो कि AWS का ही पार्ट है उनके द्वारा रिलीज की गई है। इसमें बताया गया 4 टाइप के वर्कर्स के बारे में बात की गई जिनको 2025 तक नई स्किल सीखनी पड़ेगी। जो करंटली डिजिटल स्किल्ड वर्कर्स हैं, करंटली नॉन डिजिटल स्किल वर्कर्स हैं, उनको फ्यूचर वर्कफोर्स मतलब जो आज के स्टूडेंट्स हैं उनको डिजिटल स्किल सीखनी पड़ेगी ताकि आने वाले टाइम में वो सस्टेन कर सकें। फिर इंडिविजुअल्स हु आर अनएम्प्लॉयड और वॉलंटरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वर्कफोर्स।
इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, द रिसर्च सर्वेड, इन्होंने काफ़ी सारे लोगों पे बात की, टोटल 3119 वर्कर्स पे बात की ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड 500 डिजिटल वर्कर्स फ्रॉम इंडिया से इन्होंने बात की, एंड फिर ये डाटा को रिलीज़ किया। एंड जिन कंट्रीज से बात की वो है जैसे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान एंड साउथ कोरिया, इनके यहाँ से वर्कर से बात करी। ठीक है, फिर अगर हम इसमें इंडिया की बात करें, अराउंड 70% ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया हैव अप्लाइड एडवांस्ड डिजिटल स्किल्स फॉर देयर जॉब्स। द टॉप 5 डिमांड्स जो रहेंगी ना डिजिटल स्किल इन इंडिया में, जो 5 जॉब्स डिजिटल स्किल्स डिमांड में है वो है क्लाउड आर्किटेक्चर डिजाइन, सॉफ्टवेयर ऑपरेशन सपोर्ट, वेबसाइट डिजाइनिंग, गेम डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लार्ज स्केल डाटा मॉडलिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड मच मोर। ठीक है, फिर 76% ऑफ द डिजिटल वर्कर्स इन इंडिया एक्सपेक्ट क्लाउड कंप्यूटिंग टू बी एन एसेंशियल स्किल। क्लाउड कंप्यूटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो ये माना जाता है कि 76% आपके जो डिजिटल वर्कर्स हैं उनको क्लाउड कंप्यूटिंग आनी चाहिए। और जो आप अगर जॉब्स कहीं ढूंढने जाते हैं तो कंपनी भी सजेस्ट करती है, आपको मांगती है कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आनी चाहिए। मोर देन 50% ऑफ द डिजिटल वर्कर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपेक्ट क्लाउड आर्किटेक्चर डिजाइन एंड एबिलिटी टू क्रिएट ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट टू बी एसेंशियल फॉर देम टू वर्क। ऑलराइट, एंड अगर कुछ इससे रिलेटेड बात करें तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा पार्टनर किया कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ने, एंड बोला टू फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर अ डिजिटल स्किल वर्कफोर्स इन इंडिया। मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ क्या किया, टाई अप किया फॉर डिजिटली स्किल्ड वर्कफोर्स इन इंडिया। एंड ये जो इनिशिएटिव है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ई स्किल इंडिया, जो कि स्किलिंग यूनिट ऑफ NSDC है। ठीक है, तो ये रहेंगे आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक था काफ़ी, इसको याद रखिएगा। अमेजॉन वेब सर्विस के थ्रू ये डाटा आया कि इंडिया के डिजिटल स्किल्ड वर्कफोर्स को 9 टाइम्स तक ग्रो करना पड़ेगा 2025 तक। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।